विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। उनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। आज के ललन टॉप शो में बात करेंगे फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के बारे में। आज उन्हें हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जब अदालत में पेश किया तो जज ने आदेश दिया कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। वजह है कि फिल्म थिएटर में मची भगदड़ और एक व्यक्ति की मौत हुई उसमें। पूरा केस क्या है, कब और कैसे घटा और इसमें अल्लू अर्जुन की संलिप्तता क्या है, अदालतों में क्या हुआ कि आखिर में हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बेल दे दी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। समाज का एक धड़ा है कह रहा है कि ये सब कुछ एक पीआर स्टंट है और एक धड़ा और है वो ये कह रहा है कि अल्लू अर्जुन जैसे सफल अभिनेता को ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी। इसलिए अदालत की दलीलों को देखने के बाद चित्र थोड़ा साफ होता है। तो आज के ललन टॉप शो में इस विषय पे चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां विवादित जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के काम धाम में बदलाव किया गया है। वहीं संसद में प्रस्ताव भी आया है कि जस्टिस यादव पर महाभियोग चलाकर न्याय प्रणाली से उन्हें हटा दिया जाए। खबर लेंगे इस मामले की। फिर चलेंगे संसद के अंदर, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने संविधान के बहाने एक दूसरे पर जमकर हमला किया और आखिर में दिन की जरूरी सुर्खियां जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by ITIL and Higher. एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किस केस में? आपको मालूम ही है कि हाल फिलहाल में अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 रिलीज हुई है। इस मूवी का एक प्रीमियर शो हैदराबाद के संध्या थिएटर में रखा गया था। दिन था 4 दिसंबर। पुष्पा फ्रेंचाइजी के फैंस थिएटर में खचाखच भरे हुए थे। प्रीमियर के बीच अल्लू अर्जुन अचानक संध्या थिएटर पहुंच गए। फैंस को इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अल्लू अर्जुन को देखकर भीड़ उमड़ी और फिर भगदड़ मची। भगदड़ की इस घटना में एक 39 वर्ष की महिला की मौत हुई। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ और साथ ही और भी लोग इस भगदड़ में घायल हो गए थे। महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन ने शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को वित्तीय मदद देने का वादा भी किया था, लेकिन हादसे की तफ्तीश करती हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया और इस केस में 3 पक्षों को आरोपी बनाया गया। पहला पक्ष संध्या थिएटर मैनेजमेंट, दूसरा पक्ष अभिनेता अल्लू अर्जुन और तीसरा पक्ष अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम। इन लोगों पर मृतक महिला के घर वालों की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 105 यानी गैर इरादतन हत्या की कोशिश और बीएनएस की धारा 118(1) RW35 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, इन धाराओं के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। अब 13 दिसंबर को पुलिस की एक टीम अल्लू अर्जुन की रिहाइश पर पहुंची। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पुलिस वाले अल्लू अर्जुन के बेडरूम तक पहुंच गए। अरेस्ट करने आई पुलिस टीम से अल्लू अर्जुन ने कहा कि आपने मेरी बात का मान नहीं रखा सर, मैंने आपसे बस इतना कहा कि मुझे कपड़े बदल लेने दीजिए और मेरे साथ किसी एक आदमी को चलने दीजिए। आपका मुझे गिरफ्तार करना गलत नहीं, लेकिन मेरे बेडरूम तक घुसाना गलत था। इसके बाद पुलिस टीम के साथ अल्लू और उनके बॉडीगार्ड संतोष नीचे पार्किंग तक आए। इसी समय अल्लू की अपनी पत्नी को सांत्वना से चूमते और हिरासत में जाती तस्वीरें सामने आईं। हिरासत में अल्लू अर्जुन से पूछताछ हुई, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक रूप से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट के बाद उन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां फैंस की भीड़ के बीच अल्लू अर्जुन का मेडिकल टेस्ट हुआ। ये एक आम मेडिकल प्रोसीजर है और मेडिकल टेस्ट के बाद अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। नामपल्ली की जिला अदालत में शुरुआती सुनवाई के बाद अल्लू अर्जुन को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत का आदेश आने के बाद पुलिस अल्लू को चंचलगुड़ा जेल ले गई। लेकिन निचली अदालत से अलग यही मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में भी सुना जाना था। जस्टिस ज्योति श्रीदेवी की अदालत में शाम 4 बजे सुनवाई शुरू हुई। अल्लू अर्जुन के वकीलों ने अदालत से मांग की कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसे खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट रूम में क्या हुआ? अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर के वकील ने कहा कि हमने अल्लू अर्जुन के आने की परमिशन ली थी
इस परमिशन के आधार पर हमने घटना के 2 दिनों पहले एक्स्ट्रा सुरक्षा भी मांगी थी। इस पर जज ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि वो सिनेमा एक्टर हैं, क्या उन्होंने परमिशन ली थी। राज्य सरकार ने जवाब दिया कि हमने इनसे कहा था कि ये वहां न जाएं। स्थानीय थाने ने कहा था कि कमिश्नर से परमिशन लीजिए। इसके बाद थाने के एसएचओ ने सिनेमा हॉल से कहा भी था कि एक्टर और सिनेमा टीम के आने से पब्लिक डिस्टर्बेंस हो सकता है। इस पर अल्लू के वकीलों ने कहा कि पुलिस से मिले निर्देशों में ये नहीं कहा गया था कि एक्टर के आने से मौत भी हो सकती है। एक्टर अमूमन पहला शो अटेंड करते ही हैं। अल्लू के वकीलों ने यह भी कहा कि रईस फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक्टर शाहरुख खान ने भीड़ पर टी-शर्ट फेंकी थी। इसके बाद भगदड़ हुई, मौत भी हुई। तब शाहरुख खान पर भी गैर इरादतन हत्या का, कल्पेबल होमिसाइड का इल्जाम लगा था। तब गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को राहत दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि भगदड़ में हुई मौत आरोपी से सीधे तौर पर जुड़ी होनी चाहिए। बचाव पक्ष की तरफ से, आज के केस में बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि संध्या थिएटर में एक्टर फर्स्ट फ्लोर पे थे और केस की विक्टिम महिला ग्राउंड फ्लोर पर थी। एक्टर रात 9:40 पर अंदर गए। ग्राउंड फ्लोर के हिस्से में भीड़ हो गई, महिला और बच्चे फंस गए। पुलिस को पता था कि अल्लू आ रहे हैं, न पुलिस ने मना किया न थिएटर ने, और अल्लू तो बस बैठकर मूवी देख रहे थे। इसके अलावा सरकार के वकील ने कोर्ट को यह भी सूचित किया कि चूंकि निचली अदालत के आदेश के बाद अल्लू अर्जुन को पहले ही हिरासत में ले लिया गया है, कस्टडी में भेज दिया गया है, इसलिए अब एफआईआर खारिज का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस पर अल्लू अर्जुन के वकीलों ने जमानत की गुहार लगाई, जिस पर राज्य सरकार के वकीलों ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले को सोमवार को सुना जाए, पर सुनवाई जारी रही। लेकिन अब मामला जमानत पर आ गया था। अब सुनवाई में अल्लू के वकीलों ने इल्जाम लगाया कि केवल सनसनी बनाने के लिए अल्लू को अरेस्ट किया गया है। यह सुनवाई इस शो के लिखे जाने तक जारी है। ताज़ा अपडेट तो हमारे न्यूज़ रूम से साथी बताएंगे ही, लेकिन हम एक बार और फांक साफ कर देते हैं। केस क्या है? केस ये है कि अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो बिना परमिशन के संध्या थिएटर में प्रीमियर शो देखने पहुंचे थे, जिसके बाद भगदड़ हुई और मौत हुई। इसीलिए संध्या थिएटर, अल्लू अर्जुन के बॉडीगार्ड और खुद अल्लू अर्जुन पर मुकदमा दर्ज है और इस पर ही सुनवाई हो रही है। ताज़ा अपडेट क्या है शेयर कर रहे हैं न्यूज़ रूम से हमारे साथी। हाईकोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया। कहा कि उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 लगती है, माने गैर इरादतन हत्या का आरोप। इस पर जज ने कहा कि धारा 105 कैसे लगती है, इसको आपके क्या तर्क हैं वो सामने रखिए। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्योंकि अल्लू अर्जुन को पता था कि वो जहां जा रहे हैं वहां भारी भीड़ आ सकती है, कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, इसके बाद भी वो वहां गए। जज ने कहा कि उनको क्या मालूम था क्या नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि उनके पास परमिशन तो थी ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जवाब, मैं साक्ष्य पेश करूंगा कि उनके पास परमिशन भी नहीं थी। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा कि अभी वह आरोपी हैं, उनकी मौजूदगी की वजह से ही वहां पर इतनी भीड़ जुटी थी। इसके पहले जज ने यह टिप्पणी भी की थी कि कोई अभिनेता है, सिर्फ इसलिए तो उसे जेल नहीं भेज सकते। इसी के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यह जवाब आया। जिरह आगे बढ़ती है। काउंसिल फॉर थिएटर मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे पास फिल्म के प्रीमियर के लिए परमिशन थी और ये भी हमने बता रखा था कि जब प्रीमियर होगा तो अल्लू अर्जुन भी वहाँ पर आएंगे। इस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो मृतका हैं उनका बेटा अभी वेंटिलेटर पर है, इस नाते जो आरोपी हैं उनको बेल देने का ये ठीक समय नहीं है। जज ने कहा कि हमें सहानुभूति है, जो हादसा हुआ उसमें जो जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ हमारी संवेदना है, लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन पर आरोप तय किए जाएं और इसके बाद ही ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बात आगे बढ़ी और फिर जो नतीजा आया वो आप जानते ही हैं कि अल्लू अर्जुन को जमानत मिली। अल्लू अर्जुन के अरेस्ट और उनको बेल मिलने की खबरों के आसपास बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। फिल्म जगत से जुड़े कुछ लोगों ने गिरफ्तारी का समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा कि इतनी तेज़ी जो न्यायालय और पुलिस और सब में देखी जा रही है, ये किसी आम केस में क्यों नहीं देखी जाती जब कोई सेलिब्रिटी, कोई नेता, कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। देश की संसद में हुई संविधान की चर्चा का जिक्र करेंगे, उसके पहले एक छोटी खबर और जान लेते हैं। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का केस तो पता ही होगा। हाईकोर्ट के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और विवादित किस्म के बयान दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस यादव की इस गतिविधि का संज्ञान लिया था। अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यादव के रोस्टर में बदलाव का फैसला लिया। रोस्टर में बदलाव यानी जस्टिस यादव को किस तरह के मुकदमे सुनवाई के लिए मिलेंगे, इसका फैसला लिया गया है। 12 दिसंबर को जारी किए अपने रोस्टर में हाईकोर्ट ने कहा है कि जस्टिस शेखर यादव अब निचली अदालत के फैसलों के खिलाफ दायर की गई
फर्स्ट अपील की ही सुनवाई करेंगे और इनमें भी वो उन्हीं अपील की सुनवाई करेंगे जो 2010 के पहले दायर की गई हों। इस रोस्टर के आने के पहले तक जस्टिस यादव बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े केसों में जमानत के केसेस सुना करते थे। बता दें कि 16 दिसंबर से कोर्ट में इसी रोस्टर के हिसाब से अब काम होना है, यानी सोमवार से। जस्टिस शेखर यादव के केस में एक गतिविधि देश की संसद में भी हो रही है। विपक्षी सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और जमा कर दी राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल के पास। इस चिट्ठी में डिमांड की गई कि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाना चाहिए। इस चिट्ठी पर 55 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल को, जो इस महाभियोग प्रस्ताव पर और जानकारियां शेयर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कोई भी जज जब उसकी नियुक्ति होती है तो वो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, और जो जज संविधान की रक्षा का शपथ लेने के बाद संविधान का ही आक्रमण करे और उस शपथ को नजरअंदाज कर दे, तो हमारा मानना है कि उस जज को उस पद पे बैठने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर आपको क्विक रिकैप करना हो कि विहिप के इवेंट में जस्टिस यादव ने तब क्या कहा था जिस पर बवाल मचा हुआ है, तो देखिए ये वीडियो। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इस इवेंट में और क्या हुआ था और जस्टिस यादव की कहानी क्या है, हमने ललन टॉप शो के एक पिछले के एपिसोड में विस्तार से डिस्कस किया था। आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रुक करते हैं संसद का। संसद में संविधान में बहस तय थी आज, और आज ही साल 2001 में संसद पर हुए हमले की 23वीं बरसी थी। लिहाजा कार्यवाही शुरू होने से पहले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को शीश नवाए और श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर शुरू हुई कार्यवाही। सबसे पहले ब्यौरे नत्थी करते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के। राज्यसभा में दस्तूर नहीं टूटा, कार्यवाही शुरू हुई और हुआ जमकर हंगामा, और हंगामे का आधार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रदेश सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। सुनिए उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को, जिन्होंने कांग्रेस पर लगातार देश के राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों का अपमान करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। इस देश का इतिहास गवाह है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। विपक्ष के बेंच से जवाब देने खड़े हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोलना शुरू किया। हंगामा होने लगा और बीच भाषण सभापति धनखड़ ने कहा कि विपक्षियों को पीड़ा हो रही है कि एक किसान का बेटा कैसे सभापति की कुर्सी पर बैठा हुआ है। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। जब सभापति धनखड़ ने हमला किया तो जवाब देने खड़े हुए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि अगर सभापति किसान के बेटे हैं तो नेता विपक्ष मजदूर के बेटे हैं। संसद टीवी की फीड पर खड़गे दिख नहीं रहे थे, लेकिन विपक्ष की बेंच से तरफ से उठ रहे शोर के बीच उनकी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। फिर हंगामा बढ़ा तो सभापति ने कार्यवाही को सोमवार 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया और नेता विपक्ष खड़गे से दोपहर 12:15 पर मिलने का आग्रह किया। अब रुक करते हैं लोकसभा का। सबसे पहले प्रश्नकाल, सवाल और जवाब। सुर्खियां बटोरी विदेश नीति को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सवालों ने और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब ने। Can the minister confirm to this house that after the recent disengagement, all those 26 patrolling points which were ostensibly inaccessible have become accessible? And number two, whether the current disengagement does it in any manner is po facto validate the 1959 Chinese claim line? Let me, sir, through you, remind the honourable member, I gave a very detailed statement on the disengagement and recent developments in the India-China border areas. वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नेपाल और बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे। विदेश मंत्री ने जवाब दिया। What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? We have drawn our concern to their attention
Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. कुछ और सवालों जवाबों के साथ प्रश्नकाल खत्म हुआ, फिर शुरू हुई संविधान पर चर्चा। सबसे पहले केंद्र की ओर से खड़े हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि उनका भाषण लंबा रहा इसलिए कुछ हाई पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला है, अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। ये एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये एक रोड मैप भी है। साथ ही ये भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का भी रोड मैप है। हमारा संविधान प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और समृद्धि हो, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान के मायने न हों। संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग की छाप मिलती है और अध्यक्ष महोदय साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। ये कमल का फूल दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। ये बातें तो संविधान की विशेषता बताने के लिए बोली गई थी। अपने इस भाषण में रक्षा मंत्री ने संविधान के बहाने विपक्षियों पर भी हमला किया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। रक्षा मंत्री के बाद बोलने खड़ी हुई वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। ये संसद में उनकी पहली स्पीच थी। प्रियंका गांधी ने संविधान के निर्माण में शामिल तमाम लोगों का जिक्र किया। फिर उत्तर प्रदेश में हिंसा, जातिगत जनगणना, भर्ती प्रक्रिया और जवाहरलाल नेहरू को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि देश में सारे संसाधन एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। इशारा उद्योगपति गौतम अडानी की ओर। देखिए उनके भाषण के चुनिंदा हिस्से। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। चूंकि ये प्रियंका गांधी की पहली स्पीच थी, लिहाजा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी स्पीच पर रिएक्शन मांगे गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Excellent. Better than my maiden speech. All the facts she put before the government. प्रियंका के एड्रेस के बाद सपा सांसद, पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना वक्तव्य शुरू किया। कहा कि देश में मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने भी सरकार को जातिगत जनगणना करवाने की चुनौती दी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। राज्यसभा के उलट लोकसभा की कार्रवाई इस बुलेटिन के तैयार होने तक, लिखे जाने तक जारी रही। कार्रवाई में और क्या हुआ जानने के लिए आप हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बुलेटिन संसद में आज देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही और दिन की जरूरी सुर्खियों के लिए अब चलते हैं न्यूज रूम। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने 10 जनवरी 2025 को पेशी पर बुलाया है। राहुल गांधी के नाम समन जारी किया गया है। मामला है नवंबर 2022 का, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए थे। उनकी यात्रा महाराष्ट्र के अकोला में थी। आरोप है कि यहाँ इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर एक डेरोगेटरी रिमार्क पास किया, एक टिप्पणी की, जिसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला लखनऊ की अदालत में पहुंचा और इसी का संज्ञान लेते हुए अदालत ने अब राहुल गांधी को 10 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। इस दौरान अदालत ने कुछ टिप्पणियां भी की। जो खास टिप्पणी थी वो आपको बता देते हैं।
अदालत ने कहा कि पैम्पलेट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितरित करना यह प्रदर्शित करता है कि विपक्षी द्वारा समाज में घृणा और दुश्मनी फैलाकर देश को कमजोर एवं राष्ट्र की मूल विशेषता का अपमान किया गया है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए 10 जनवरी को पेशी के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है। आज का ललन टॉप शो हो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ये जो हड्डी निकली है इसको यहाँ से काट देंगे, प्लेट लगा देंगे ना, दूसरी तरफ से एक और काट के लाएंगे जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे रोड, और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो, सरिया और ये डाल रहे हो, तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही खुलवा दो उसकी। तो से मिट्ठू ये ले, आटा पेल दे उसको में, मिट्ठू ये भी ले लो, मिट्ठू खा रहा है, मिट्ठू क्या पता पेट इतना बड़ा, चरेटा इतना बड़ा, तोता मर गया। परंपराएं, प्रतिष्ठाएं और अनुशासन इस देश का फाउंडेशन है।